नमस्कार। युक्ति संस्थान के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। आज की हमारी गुफ्तगू का मुख्य विषय स्वयंसिद्धा भारतीय नारी। स्वयंसिद्धा किसे कहते हैं? जिस महिला ने अपने आप को सिद्ध किया हो, अपनी मेहनत के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पर, जो आत्मविश्वासी हो, जो सशक्त हो, उसे हम स्वयंसिद्धा कह सकते हैं। आज की विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ चूरू की जानी-मानी स्वतंत्र लेखिका श्रीमती स्नेहलता शर्मा जी हैं। आपका हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं युक्ति संस्थान की ओर से, बहुत-बहुत अभिवादन करते हैं। तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आपका एक उपन्यास बहुत चर्चित रहा है, स्वयंसिद्धा। उसी को लेकर हमने आज का यह कार्यक्रम डिज़ाइन किया है और कार्यक्रम का जो विषय है, वह भी स्वयंसिद्धा भारतीय नारी रखा है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने कई वर्षों तक अध्यापन कार्य करवाया है, महाविद्यालय और विद्यालय स्तर पर। आप स्वतंत्र लेखिका हैं और आपकी पुस्तकें भी आ चुकी हैं और आप विभिन्न साहित्यिक मंचों पर भी आप सम्मानित हो चुकी हैं। तो मैडम, सबसे पहले हम आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि साहित्य में स्त्रियों का क्या योगदान है, उसको आप कैसे देखती हैं? साहित्य सृजन का क्षेत्र है और स्त्रियों का क्षेत्र भी क्या है, सृजन है। क्षेत्र क्या, ईश्वर की देन है कि वो सृजन करने में सक्षम है। साहित्य का सृजन और इंसान का सृजन, इसमें एक बहुत बड़ा गैप है। लेकिन स्त्रियां जो एक जीवित सृजन करती है, एक बच्चा पैदा करती है, फिर कोई भी वो आगे लेखक बनता है, वो लेक्चरर बनता है, डॉक्टर बनता है या इंजीनियर, कुछ भी बनता है, वो उसके पीछे उस स्त्री का ही योगदान होता है। तो जब एक जीवित वो कृति को सृजन कर सकती है, तो साहित्य सृजन भी कर सकती है। बहुत स्त्रियां करती है, लेकिन उनका वो जो सृजन है वो कहीं सामने नहीं आ पाता है। बहुत सारी ऐसी स्त्रियां मिल जाएंगी जिनका लेखन लिखा पड़ा है, लेकिन वो प्रकाशित नहीं हो पाता हुँ, है। हुँ। इसके अतिरिक्त हमारा जो लोक साहित्य है, जो लोकगीत है, वो स्त्रियों का साहित्यिक क्षेत्र ही है, वो उन्हीं का सृजन है। वो परंपरा से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता आ रहा है। तो साहित्य के क्षेत्र में स्त्रियों का मैं बहुत बड़ा योगदान मानती हूँ। आप स्वयं लेखन करती हैं, आपकी पुस्तकें भी प्रकाशित, तो आपको लेखन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? किसी भी कार्य करने के लिए कोई एक घटक या एक तत्व या एक इंसान वो प्रेरक का काम नहीं कर सकते, मैं ऐसा मानती हूँ। उसके पीछे बहुत सारे उत्प्रेरक तत्व होते हैं, या फिर इंसान पैदा ही किसी विशेष कार्य के लिए होता है। उसमें जन्मजात प्रतिभा होती है कि वो आगे क्या करेगा। और मेरी जहाँ तक प्रेरणा की बात है, मुझे पारिवारिक परिवेश ऐसा मिला कि जहाँ पर बचपन से जब से हमने अक्षर ज्ञान किया, पुस्तकों का हमारे चारों तरफ अंबार लगा होता था। घर में लाइब्रेरी होती थी, बाल साहित्य होता था, धार्मिक, चिकित्सा से संबंधित हर तरह की पुस्तकें हमें पढ़ने के लिए मिली थी। तो उन वो हमारा जो परिवेश था, वो एक तरह से प्रेरणा का कार्य उसने किया था। आपका एक उपन्यास स्वयंसिद्धा शीर्षक से निकला, उसने बहुत ख्याति भी प्राप्त की। उस उपन्यास को हिंदी साहित्य संसद ने सम्मानित भी किया आपको और मेरा ये सौभाग्य है कि उस उपन्यास का जब विमोचन का कार्यक्रम था, तो मैं खुद उसका साक्षी हूँ। तो आपने उस उपन्यास का नाम, जो शीर्षक है, वो स्वयंसिद्धा ही क्यों रखा? वो एक स्त्री के संघर्ष की दास्तान है। एक ऐसी स्त्री जो जिसने 22 वर्ष की अवस्था से में इतने संघर्ष, इतनी मुसीबतों का उस पे पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने संघर्ष किया, पूरी ज़िंदगी भर संघर्ष किया, बिना किसी सहारे के, जिसके पीहर और ससुराल पक्ष में कोई नहीं बचा, सिर्फ़ 2 उसके छोटे-छोटे बच्चे थे। समाज उसके सामने बहुत एक विकराल रूप धारण किए, जो समस्याएं स्त्रियों के लिए होती है वो सब उसके सामने थी। आर्थिक समस्या थी, शारीरिक समस्या, पारिवारिक समस्या, हर तरह की समस्या थी, लेकिन वो उसमें अडिग खड़ी रही। उसने साबित कर दिया कि किस तरह से इंसान समस्याओं से भागे नहीं, उनका सामना करके उन पे विजय प्राप्त कर सकता है। और मैं सोचती हूँ होना ऐसा ही चाहिए।
कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है और उस सुबह के लिए अ, धीरज की ज़रूरत होती है। इंसान घबराए नहीं समस्याओं से, उनका सामना करे, तो एक दिन अवश्य वो स्वयं सिद्धा जो मेरी जो पात्र है उसमें उसकी तरह निखर कर सामने आता है। वो कहते हैं ना, लाल रंग देती है हिना पत्थर पर पिसने के बाद, सुरखरू होता है इंसान आफते आने के बाद। तो वो है मेरी पात्र। उसने पूरी ज़िंदगी संघर्ष करके अपने 2 छोटे-छोटे बच्चों को पाल पोस कर इस लायक बनाया कि वो अपने आप को साबित कर पाई। इस उपन्यास को जब आपने लिखा तो आप क्या संदेश देना चाह रही थी? महिलाओं को, समाज को? वो भी आप हमें बताएँ। हाँ, वो आज की पीढ़ी के लिए ये मुझे बहुत प्रासंगिक लगा ये विषय, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, छोटी-छोटी समस्याओं से बहुत जल्दी घबरा जाती है। और वो यहाँ तक कि आज के जो नौजवान हैं, वो समस्याओं से घबरा कर पलायन करना उचित समझते हैं। आत्महत्या की रोज़ाना हम कितनी खबरें पढ़ते हैं कि फलाँ ने इस तरह से परेशान होकर सुसाइड कर लिया या सुसाइड का अटेम्प्ट किया या घर छोड़कर चले गए। तो इस तरह जो पलायनवादी जो सोच है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को पता होना चाहिए, ऐसे गुमनामी के अंधेरे में बहुत से पात्र हैं, जिन्होंने कितना संघर्ष किया अपनी ज़िंदगी में और अंत में विजय प्राप्त की, अपने आप को सिद्ध किया। तो लोगों को पता चले कि ऐसे स्त्री पात्र हैं, स्त्रियों ने जो जिसको अबला कहा जाता है, उन्होंने भी इतना संघर्ष किया। तो फिर और उस वक़्त जब कोई भी साधन नहीं हुआ करते थे उनके पास, आज तो सब साधन है हमारे पास, फिर भी युवा कितनी जल्दी युवा पीढ़ी जो घबरा जाती है। तो उनको संदेश देने के लिए कि जिजीविषा होनी चाहिए और उत्कट जिजीविषा होनी चाहिए। संघर्ष करके हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, सफलता की सीढ़ियाँ, वो सब मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है। ये सिर्फ़ स्त्रियों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो पलायनवादी सोच रखता हो। इस उपन्यास में जो मुख्य पात्र है वो पूर्वी उसका नाम है। तो जो ये पूर्वी पात्र है ये महिला सशक्तिकरण के लिए किस प्रकार प्रेरणापुंज हो सकता है? आप ये भी हमें बताएँ। ये महिला पात्र जो पूर्वी है हाँ, हाँ। उसके इर्द-गिर्द ही पूरी ये कथा बुनी गई है। हुँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वो 22 वर्ष की अवस्था में उसके पीहर में माता-पिता खत्म हो गए, उसके भाई था नहीं, उसके पति खत्म हो गया, उसके सास-ससुर कोई नहीं बचा, सिर्फ़ एक बहन बची थी। वो भी क्या है कि उनमें पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण जो उसका पति था बहन का, उसने उस पूर्वी को ओ किसी दूसरे पुरुष के पास भेज करके ये उसको समाधान दिया ज़िंदगी जीने का। लेकिन उसने उस स्वाभिमानी औरत ने अपने बच्चों के लिए संघर्ष किया, अपने पैरों पर खड़े होने का उसने निर्णय लिया और लोगों के घरों में काम करके स्वाभिमान पूर्वक ईमानदारी से अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए उसने जिस प्रकार से ज़िंदगी जी, ये सब इसमें मैंने बताया है। तो इससे क्या स्त्रियों को ये संदेश मिलता है जो आजकल सिर्फ़ भौतिकता की तरफ जो भागते हैं, भौतिक दो अंधी दौड़ में जो शामिल हो गए हैं युवा पीढ़ी, इसमें स्त्रियाँ, पुरुष, लड़के, लड़कियाँ सभी शामिल हैं। तो वो ना करके उनको अपने आत्मिक बल को बढ़ाना चाहिए। स्त्री स्वतंत्रता का असली अर्थ क्या है? अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप के आत्मिक बल बढ़ाओ। ये मैंने बताना चाहा है इस पूर्वी के माध्यम से। साहित्य में स्त्री विमर्श क्यों आवश्यक है? आप क्या राय रखती हैं? मैं इससे इत्तेफ़ाक नहीं रखती। साहित्य एक बहुत व्यापक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। उसको अपन अलग-अलग बाँट नहीं सकते। जैसे बाल विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, मुझे ये थोड़ा समीचीन कम लगता है। ज़िंदगी में जितनी भी समस्याएँ हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, विषय होते हैं, साहित्यकार सब पर लिखता है। वो जिसको जो रुचता है, जो घटना उसको प्रभावित करती है, जैसे कि भक्ति काल में भक्ति पर लिखा गया, छायावादी काल में प्रकृति पे लिखा गया, तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया। तो आज का जो युग है, आज के युग में जो दलित है, जो शोषित है, जो वंचित है, वो स्त्री भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये युग की माँग के अनुसार लेखक लिखता है। तो आज के युग की माँग है तो उसको सिर्फ़ मैं स्त्री विमर्श ना कह कर के जो शोषित है, वंचित है, उस पर लिखना, उसको इस तरह से मैं व्याख्यायित करना चाहूँगी।
महिलाएं जब लिखती हैं तो घर वाले भी कह देते हैं कि क्या लिखना है, क्या होगा इससे लिखने से, कुछ आनी जानी नहीं है, इससे अच्छा तो आप और कोई काम करो। आपने जब लेखन शुरू किया तो आपके जो घर वाले थे, उनका दृष्टिकोण आपके प्रति कैसा रहा? पहली बात तो कि जो लेखन है वो अर्थोपार्जन नहीं देता। हुँ, हुँ। आज का युग आर्थिक युग है, अध्यात्म भौतिकवादी युग है, तो इसमें सभी पेरेंट्स, अभिभावक ये चाहते हैं अपने बच्चों से कि वो इस तरह का इस विषय में या इस जगह पे अपना वो समय और अपना वो माइंड अपना वेस्ट करे, इन्वेस्ट करे, जिससे कि उसके अर्थोपार्जन हो हुँ, पाए। हुँ। तो सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, लड़कों को भी कह देते हैं कि हाँ, अरे हाँ। इसमें क्या रखा है। लेकिन मैं इस मामले में अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। हुँ, हुँ। मुझे याद नहीं आता होश सँभालने के बाद से कि मुझे कभी पुस्तक पढ़ने या कुछ लिखने के लिए किसी ने मना किया हो। हुँ, हुँ। पिताजी के घर में भी किसी ने मना नहीं किया, बल्कि प्रोत्साहित किया हुँ, हुँ। लिखने पढ़ने के लिए। और मेरे ससुराल में मेरे पति के घर में आके मुझे और भी बहुत ज़्यादा माहौल मिला, क्योंकि यहाँ भी पुस्तकें हालाँकि उसका विषय अलग था, पुस्तकों का माहौल मिला। और दूसरी बात, मेरे पतिदेव खुद हुँ, अपनी युवावस्था में एक पत्रिका निकालते थे, हुँ। हस्तलिखित हुँ, पत्रिका, हुँ। मासिक पत्रिका, कि वो पूरे अपने आस-पास के जो दोस्त थे हुँ, हुँ। उनसे रचनाएँ एकत्रित करते और हाथों से पत्रिका लिख कर के हुँ, प्रकाशित उन्होंने उसको लाइब्रेरी में रखते थे हुँ। पढ़ने के लिए। तो जब इस तरह का माहौल जब मिला हो तो मना करने का कोई सवाल ही नहीं है। मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया गया लिखने के लिए। घर पर रहकर तो साहित्य सृजन यात्रा चलती रहती है, लेकिन कई बार साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए बाहर भी जाना पड़ता है। तो आप महिला होने के नाते कौन-कौन सी कठिनाइयाँ देखती हैं साहित्यिक यात्राओं को लेकर? वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, ये बात आप इससे मैं आपसे सहमत हूँ कि स्त्रियों के सामने आज के समय जो चुनौतियाँ होती हैं, हुँ, उनमें भी एक चुनौती है हुँ, हुँ, और इस चुनौती को स्वीकार करके ही आगे बढ़ना होता है। हुँ, किसी-किसी को इसमें कम सामना करना पड़ता है समस्या को, किसी को अधिक। हुँ, हुँ, कि लेखन तो सभी घर पे कर लेते हैं, हुँ, हुँ, लेकिन जब बाहर निकलना होता है साहित्यिक गोष्ठियों के लिए और अपना वो मंच मुहैया होता है, उसमें शेयर करने के लिए, तो उनके सामने समस्या आती है। वो मुख्य रूप से होती है सुरक्षा की हुँ, समस्या, कि हुँ, स्त्रियाँ अकेली कैसे जाएँगी, कहाँ रहेंगी, किस हुँ, तरह से। तो ये सबके सामने आती है, लेकिन जैसे पानी अपनी राह बना लेता है, हुँ, हुँ। वैसे ही सब अपनी-अपनी राह बना लेते हैं, तो इसमें इतनी कोई मुझे दिक्कत वाली बात नहीं लगती है। वो अलग-अलग परिवेश पे, अलग-अलग परिवारों पे निर्भर करती है ये बात। आज सोशल मीडिया का युग है। कई लेखक और कवि फ़ोन पर लिखकर ही बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। तो इससे साहित्य का विस्तार हो रहा है या इससे ये साहित्य के लिए घातक है? आप क्या राय रखती हैं? हर चीज़ के 2 पहलू होते हुँ, हैं। हुँ, कोई भी जब कार्य होता है तो उसका पक्ष भी होता है, उसका विपक्ष भी हुँ, हुँ, होता है, उसका लाभ भी होता है, उसका नुकसान भी होता है। तो यही बात सोशल मीडिया के बारे में है। पहले जब कोई भी लेखक अपनी रचना को प्रकाशित करने के लिए भेजता था, हुँ, हुँ, तो सखेद संपादक का पत्र उसके पास आता था हुँ, और उसका हौसला टूट जाता था। हुँ, हुँ, वो सोचता, जब छप नहीं रहे हैं तो मैं क्यों लिखूँ? हुँ, क्यों मेरी रचना जब सार्वजनिक नहीं हो रही हुँ, है, लोगों तक पहुँच नहीं पा हुँ, रही है। हुँ, तो आज वो समस्या का उसका समाधान हो गया है। हुँ, जो कोई भी लिखना चाहता है, वो अपनी सब रचनाएँ सार्वजनिक कर सकता है। उसको एक बहुत बड़ा मंच मिल गया, हुँ, पाठक भी मिल गए। ये तो इसका सकारात्मक पक्ष है। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष भी है बहुत बड़ा, कि वांछित, अवांछित सब हुँ, तरह की सामग्री जो सोशल मीडिया पे पहुँच रही है। हुँ, जो कुछ भी अनुचित है, जो समाज के लिए नुकसानदायक है, वो भी बच्चे पढ़ रहे हुँ, हैं। हुँ, और जो साहित्य का जो मेन है विषय, जो उद्देश्य है सत्यम शिवम सुंदरम, हुँ, वो जो है वो उसमें नहीं रहा, हुँ, हुँ, क्योंकि हर तरह की सामग्री पढ़ने को मिल रही है, हुँ। तो वो इसका नकारात्मक पक्ष हो सकता है। आने वाले दिनों में भविष्य में आप अपने जो पाठक हैं, आपके जो पाठक हैं, उनके लिए आप क्या नया रच रही हैं? अभी कल ही मेरा एक और उपन्यास है, उसका विमोचन होने वाला है। और जैसा कि मैं वंचितों के लिए, शोषितों के लिए और जो दलित है, जो पीड़ित है,
उनकी आवाज़ को मुखर करना चाहती हूँ। हम्म। वही मेरा हमेशा विषय रहा है कि किस तरह से समस्याएँ जो है वो आती है ज़िंदगी में और किस तरह से उनका समाधान हो सकता है, किस तरह से इंसान संघर्ष करके आगे बढ़ सकता है। यही मैंने इस उपन्यास में भी अपना विषय रखा है। संस्था की ओर से मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ नए उपन्यास के लिए। अब आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाह रही हैं? दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे आवश्यक है कि आप पढ़ें, अपना अध्ययन जारी रखें, क्योंकि पुस्तकें सबसे अच्छा अपना साथी हो सकती है। जब भी कोई इंसान किसी समस्या से ग्रस्त होता है तो उसको समाधान मिलता है, उसको अंधेरे में प्रकाश मिलता है पुस्तकों से। हमेशा अ, जो नेगेटिविटी जो अपने चारों तरफ हो जाती है वो पुस्तकों से, उसको पढ़ने से, वो भी सत्य साहित्य होना चाहिए, उससे वो हुँ, नेगेटिविटी दूर होती है। और दूसरी बात मैं सबको ये कहना चाहूँगी, संस्कृत जो एक ऐसा विषय है, संस्कृत में अथाह ज्ञान का भंडार है, तो आप संस्कृत अवश्य पढ़िए। संस्कृत इंसान को संस्कारित भी करती है। अपने बच्चों को जो अ, अंग्रेजियत की तरफ जो पाश्चात्य उससे जुड़ते जा रहे हैं, तो उनको अपने पुराने मूल्यों की तरफ लौटना चाहिए और वो संस्कृत का जब अध्ययन करेंगे, तो उनको पता चलेगा कि उसमें कितने सुंदर-सुंदर सुभाषित है, कितने सुंदर व्याख्या की गई है ज़िंदगी की, कितने सुंदर-सुंदर उसमें संदेश दिए गए हैं। ये मैं सबको कहना चाहूँगी कि सब पढ़िए और पढ़कर सब अच्छे इंसान बनकर समाज के लिए कुछ न कुछ नया संदेश, अच्छा संदेश देकर जाए। आपने बहुत सरलता के साथ हमारे प्रश्नों का अपने उत्तरों के माध्यम से समाधान किया। युक्ति संस्थान की ओर से मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय भी हमें दिया। तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ हमारी सहयोगी तर्जनी का। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और नए मेहमान के साथ हम आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत।